142 और देखेंगे और 142वें स्थान पर है। और ये भी देख सकते हैं कि ब्रिक्स देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 2021 में ये ब्रिक्स देशों की सूची है, इसे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है एक रूस और चीन नहीं, हाँ कौन कौन, रूस और चीन की स्थिति भारत से नीचे रखी गई है। और इसमें देखेंगे दोनों कहते हैं क्या, साम्यवादी देशों के आधार पर इसको देख सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में अगर बात करें, विश्व आर्थिक मंच की 15वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 देखेंगे जारी की गई है। तो ये जारी कौन कर रहा है, ये भी याद रखेंगे आप, कौन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, कौन सी, वैश्विक लैंगिक जो है अंतराल रिपोर्ट। और इसमें देखेंगे उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का मापन करना। ठीक है, ये सिर्फ मापन करती है। तो आप देखेंगे कोविड-19 का, इसके अगर आगे बात करें, हाँ ये 57 इसमें वो पेज हट गया है। मैं इसे इस किताब से आपको कुछ चीजें बताए दे रहा हूं। हाँ, कुछ पेज मिस हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, 15वीं रिपोर्ट है। और देखेंगे ये किन आधारों पर बात कर रही है, तो आप देखेंगे इसमें कुल 4 आयाम होते हैं। आप आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात है, आप शिक्षा प्राप्ति की बात है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के संदर्भ में बात है, और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 आयाम आपको आधारों पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। 100 इसमें देखेंगे कितने, 156 देशों में तुलनात्मक अध्ययन है, आप इसे देख सकते हैं। रिपोर्ट में आप देखेंगे पहली बार 3 देशों को साथ, जिसमें 3 देश नए शामिल किए, कौन कौन से हैं वो, अफगानिस्तान, गुयाना, नाइजर। ये 3 देश आप शामिल रखेंगे, कौन कौन से, अफगानिस्तान जो है, गुयाना और नाइजर, 3 देश इस रिपोर्ट में आए हुए हैं, शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता नहीं प्राप्त कर चुका है। तो लैंगिक समानता के आधार पर रिपोर्ट कहती है कोई भी देश, मतलब विश्व का कोई भी देश क्या कह रहा है, पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर चुका है। इसमें प्रथम स्थान की बात कर सकते हैं अगर, तो देखेंगे आइसलैंड को 12वीं बार, मतलब 12 वर्षों से लगातार प्रथम वर्ष पे कौन है, आइसलैंड। तो आइसलैंड में आप देखेंगे आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। तो आइसलैंड, फिनलैंड की प्रथम कौन सा है, आइसलैंड है। और आप देखेंगे खराब में सबसे ज्यादा कौन रखा गया है, सबसे ज्यादा खराब के प्रदर्शन की अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा, इसमें सबसे खराब अगर बात करेंगे। अगर इन रिपोर्टों में भारत के स्थान की चर्चा करें तो भारत का स्थान इस रिपोर्ट में कौन सा है, भारत का स्थान है, स्थान पर कितना है, 140, यही याद रखना है बस। आगे देख सकते हैं इस क्रम में। अब हम बात करेंगे इसमें ही एक टॉपिक और, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई, कुछ छूटी हुई रिपोर्ट है। तो अंतरराष्ट्रीय वैश्विक आप बात करेंगे, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात होगी। तो इस क्रम को अगर बात करें
तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, कोई भी पॉइंट ऐसा आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो वैश्विक बौद्धिक सूचकांक देखेंगे कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है, इस संदर्भ में देखेंगे। और ये भी देखेंगे 53 देशों की क्या है, बौद्धिक अवसंरचना का एक हिस्सा है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा में कैसे जो 50 संकेतक हैं उनमें वर्गीकृत किए, जिनमें कौन कौन से हैं, जैसे आप पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, ट्रेडमार्क है, डिजाइन अधिकार है, व्यापार रहस्य एवं गोपनीयता की सुरक्षा है, और क्या है, आईपी परिसंपत्तियों का व्यवसायीकरण, परिवर्तन, और क्या होगा, प्रणालीगत दक्षता, अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन के संदर्भ में क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा। तो आप देखेंगे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र का नवा संस्करण छोड़ सकते हैं। 53 विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, आप देखेंगे, और ये 90% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस रैंक में अगर शीर्ष देश की बात करेंगे तो और शीर्ष देश होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में, कहां लिख दूं आपको, कोई नया इस पे नोट खोलना चाहे तो कैसे खुलेगा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक पीडीएफ से कुछ पेज गायब हुए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं, कुछ खास पॉइंट। संपदा सूचकांक 2021 के संदर्भ में, ठीक, इसमें देख सकते हैं 53 देश, हमने कहा है कौन जारी करता है छोड़ दीजिए। इसमें ये देखना है कि बस बताने के क्रम में यहां लिखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपको एक नजर डालनी है, तो वो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। तो इसमें हमने बताया था कि कौन से, इस पे हम चर्चा कर चुके थे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन कैसे हैं। इसके साथ ये भी देखेंगे इस सूचकांक भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत पहले क्या है, तो इसमें ये देख सकते हैं कि इस पे सबसे प्रथम स्थान, तो इस सूचकांक में प्रथम आएंगे पहला की बात होगी तो याद रखेंगे यूएसए, ठीक, पहला स्थान यूएसए का इसमें, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ऐसे आप दूसरा है, और फिर जर्मनी। भारत के संदर्भ में इसमें देखेंगे, भारत को अगर इसकी स्थिति देखी जाए भारत की, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे, इंडिया भी लिख देते हैं आपके साथ, कितनी है, 40वें स्थान पर है, याद रखना। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तो और इसमें लिखा नहीं मैंने, हालांकि एक ही देश याद रखना है, और भारत की स्थिति के संदर्भ में देखेंगे तो ये 40वें स्थान पर है। इस रूप में देखा, बाकी आप छोड़ दें। फिर हम बात करेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में अगर हम बात करें, ठीक। अब इसमें क्या है, पहली बार ये वर्ष 2021 में क्या हुआ, किसने जब वर्ल्ड जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में जारी की गई है। संयुक्त ये रिपोर्ट कौन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र
पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। आपसे पूछा जाए ये कौन जाए तो देखेंगे किसका प्रकाशन है, संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का ये प्रकाशन है। इसमें गैलप बर्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। छोड़ दें, ठीक है, एक नजर याद रखने के क्रम में। और इस रिपोर्ट में कौन है, तैयार करने में एक लायर्ड रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन है और उपलब्ध कराए जाते हैं। बर्ड रिस्क पूल के आंकड़ों पर मदद ली जाती है। तथ्यों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस पे हम वही पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लगेगा कि आपको ये एग्जाम में आया हुआ था। बाकी जो पेज छूटे हुए हैं वो हम बताएंगे। तो देखेंगे कि ये रिपोर्ट का नवा संस्करण, इसे छोड़ दीजिए, 6 कारकों पर ये आधारित है। पहला कारक है पर कैपिटा जीडीपी, जैसे कहते हैं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी है। दूसरा है आपकी उदारता, जिसे कहते हैं जेनरोसिटी की बात है। और भ्रष्टाचार बोर्ड, प्रेसिप्रेशन ऑफ करप्शन और उदार। इसके बाद स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, हेल्थी एंड करप्ट, जिसे कहते हैं हेल्थी लाइफ एक्सपेंडिचर। और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मार्क लाइफ जो है चॉइस। और सामाजिक आलंबन, सोशल सपोर्ट के संदर्भ में। अब WHO की बात करेंगे, चौथी बार ये क्या है, फिनलैंड, ठीक है। आप इससे क्या है, चौथी बार। तो प्रथम कौन रहा इसमें, प्रथम देश रहा है इस रिपोर्ट में फिनलैंड, ठीक। लगातार ये देखेंगे चौथी बार, ठीक है। इस क्रम में अगर आगे पीछे की मतलब मान लो इससे पहले का 1 साल का पहले का करंट पूछ ले, मान ले 20 में ही पूछ ले, तब भी आपको बताओगे। तो इस संदर्भ में देखेंगे। और इस स्थान पे आप देखेंगे कौन सा, शीर्ष 10 देशों में कोई एशिया का देश शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भी याद रखेंगे कि टॉप 10 में एशिया का कोई देश इसमें शामिल नहीं है। और 10 देशों की में आप देखेंगे अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है, ठीक है। प्रसन्नता और दुखी के संदर्भ में बात करेंगे तो दुखी कौन है, अफगानिस्तान। अंतिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंतिम कौन है, सबसे अंतिम या लास्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये भारत के भी संदर्भ में देख सकते हैं। तो कोई और एक देश है कि एशिया के 10 जो रैंकिंग है उसमें कोई देश नहीं, फिनलैंड पहले स्थान पर है। और इसमें ये देखेंगे कि अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, फिर बांग्लादेश। और भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति इस संदर्भ में देखेंगे तो भारत कितने स्थान पर है, भारत की रैंक दर्शाई गई है 139 के संदर्भ में देखेंगे 139 भारत के संदर्भ में। वन 139 ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की स्थिति है, याद रखना। और इस क्रम में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण, जो हस्तांतरण प्रवृत्तियों के संदर्भ में एक क्वेश्चन। इस संदर्भ में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां 2020 याद रखिएगा 2020 के संदर्भ में है। कौन कर रहा है ये काम, स्कॉट होम का एक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री का नाम दिया है, तो यही काम ये कर रहा है। आप देखेंगे अभी सिप्री की हम चर्चा कर चुके थे,
जो है शस्त्र व्यय के संदर्भ में। अब ट्रांसफर हस्तांतरण मतलब सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाने के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में देखेंगे जो है 2011 से 15 और 2015-16 के बीच में क्या कमी दर्ज की गई रिपोर्ट में कहा गया है। अब इसमें बात करेंगे, छोड़िए, इसमें कहा गया है 2020 नामक रिपोर्ट में क्या कह दिया गया, भारत में 2011 से 15 और वर्ष 2016 से 20 तक के शस्त्रों के आयात में क्या है 33% की कमी दर्ज की गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने परसेंट की कमी दर्ज की गई है, तो 33% की कमी दर्ज की गई है। अब स्मरणीय तथ्यों के संदर्भ में बात करेंगे, तो स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जो है विश्व के सबसे 5 हथियार निर्यातक, तो निर्यातक में आप यहां निर्यातक डाल लें, ठीक, निर्यातक के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो इस संदर्भ में होगा, तो सबसे बड़े निर्यातक में विश्व के संदर्भ में है, याद रखना विश्व के संदर्भ में है ये, ठीक, विश्व के संदर्भ में है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन। कौन है, यूएसए, रूस, फ्रांस, ठीक, और कौन हो गया, जर्मनी और चीन। तो यहां रख सकते हैं। आपको ये याद रखना, पहला इसमें याद रखना है और 3 तक याद रखना है, बाकी आप कोर्स से निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में, ये तो हो गए निर्यातक। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में विश्व के आयातक, शस्त्र आयातक के संदर्भ में देखेंगे, तो आयातक के संदर्भ में देख सकते हैं। तो आयातक की अगर हम चर्चा करें तो आयातक की अगर हम इस एक नाम यूई का नाम से सऊदी अरब का नाम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, और दूसरा नाम कौन सा है, फिर इसके नाम दूसरे नंबर पर भारत है, याद रखना, ठीक है, भारत, दूसरे सऊदी अरब है, दूसरा आप देखेंगे भारत है, तीसरा मिस्र है, ठीक। मिस्र के संदर्भ में देखेंगे विश्व, तीसरा देखेंगे जो है कौन है, मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया और चीन है। तो ऑस्ट्रेलिया चीन के संदर्भ में, चीन आप देखेंगे ऊपर के भी संदर्भ में है सबसे लास्ट में, और आयातक में भी सबसे ऊपर है, निर्यातक में भी 5 पे है, आयातक में भी 5वें नंबर पर है। इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। इस संदर्भ में ये हो गए आयातक, ठीक। इस संदर्भ में आप देखेंगे, आपको पहला इसमें याद रखना, क्योंकि भारत की स्थिति इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि 5 के क्रम में पूछा जाता है, याद रखना। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आंकड़े हायरार्की सिस्टम में पूछे जाते हैं, वैसे यहां भी आपसे ये हायरार्की सिस्टम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि आगे संयुक्त रूप से अगर 5 देशों को कुल आयातक देखेंगे, क्या उन 5 देश 36% जो है हिस्सेदारी उत्तरदायी हैं। भारत सऊदी अरब के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा आयातक है, बता ही चुके हैं। इस संदर्भ में आप ये भी देखेंगे, आपूर्तिकर्ता निर्यातक में भारत की हिस्सेदारी आप देखेंगे, वैश्विक हथियारों में निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, वैश्विक निर्यात कहते हैं, ठीक।
हिस्सेदारी भारत की पूछी जा रही है। कितनी है? 0.2%। ठीक, भारत की हिस्सेदारी आप याद रखेंगे इसे इस संदर्भ में। ठीक है, भारत विश्व में हथियारों का 24वां आप देखेंगे सबसे बड़ा निर्यातक है, और इस संदर्भ में कौन सा 24वीं रैंक है किसके? निर्यातक के संदर्भ में। ठीक है, ये हिस्सेदारी है आप देखेंगे, और निर्यातक के संदर्भ में अगर भारत की हिस्सेदारी देखेंगे, निर्यातक के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, ठीक है, भारत निर्यातक के संदर्भ में हिस्सेदारी बात होगी। ठीक है, तो कौन सी रैंक है? 24 रैंक की आधार पर है, याद रखना इसे, 24वें स्थान पर है। इस आधार पर इसे आप देख लें। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में, भारत से हथियारों का शीश प्राप्त 3 देश कौन कौन जा रहे हैं। ठीक है, भारत से जिधर हथियार जा रहे हैं वो कौन से शीर्ष देश हैं? पहला नाम आप देखेंगे कौन सा है? म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस। म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल इधर उधर देख लें, लिखने क्रम में आपको याद रखना है। तो इस क्रम की बात करें तो ये भी देखेंगे, ये भारत का शीर्ष निर्यातक है। भारत का देखेंगे सबसे ज्यादा निर्यात किसको? भारत सबसे ज्यादा क्या निर्यातक कहां कर रहा है? किन देशों में कर रहा है? तो वो ये देश आपके सामने है, क्रमवार रूप से यहां लिख सकते हैं क्रमशः। ठीक, अगर आपको अब आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे इस संदर्भ में। अब हम आगे अगर चर्चा करें तो इस संदर्भ में कोविड-19 का क्या किया? प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। तो कोविड-19 के संदर्भ में क्या किया गया है? प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। हाँ, आगे की चर्चा हम अपने पीडीएफ पे आ जाते हैं, तो ये भी देख सकते हैं इस क्रम में। तो आगे आप देखेंगे कोविड-19 जो है प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में क्या हो रहा है? कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक वैश्विक महामारी निपटने की क्षमता का मूल्यांकन करेगा। 6 संकेतक हैं, 102 देश हैं। कौन से मामले होंगे? पुष्टि मामले हैं, पुष्टि के मृत्यु के पुष्टि मामले हैं, और प्रति मिलियन आबादी पर पुष्टि मामले हैं, प्रति मिलियन आबादी पर छोड़ दीजिए। बस मामलों के संदर्भ में ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो आगे देख लें, तथ्य के संदर्भ में सिडनी कौन जारी किया है? पहली बार ऐसा है, तो ये भी देख सकते हैं। तो देखेंगे लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 का प्रदर्शन जारी किया है। 5 देशों में आप देखेंगे कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में। ठीक है, शीर्ष प्रबंधन के संदर्भ में दिया गया है। तो पहला स्थान भूटान का है, दूसरा न्यूजीलैंड का। अब लगेगा प्रबंधन कौन अच्छा करेगा? जो विकसित देश की श्रेणी है। तो प्रबंधन के संदर्भ में देखोगे तो भूटान को सबसे अच्छा माना गया है, दूसरा न्यूजीलैंड को है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। अब रैंकिंग में दक्षिण एशिया की स्थिति, भूटान फिर श्रीलंका। ठीक है, दक्षिण एशिया में देखेंगे भारत 87वें नंबर पे ओवरऑल की रैंकिंग में देखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और भारत से भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मतलब दक्षिण एशिया भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो उस संदर्भ में भी आप क्या है, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के बाद जो है भारत का स्थान आता है, और बांग्लादेश से ऊपर है। बस यही याद रखना है। आगे बात करेंगे इसमें 2 देश हैं दक्षिण एशिया के, मालदीव, बांग्लादेश जो है, अफगानिस्तान शामिल नहीं किए गए हैं। न्यूजीलैंड इस स्थान पर अगर बात करेंगे
ठीक है, 2021 की शीर्ष रैंकिंग को बात करेंगे। हाँ, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। हाँ, ये दिया है कि जनवरी 2021 में जारी इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड जो है प्रथम स्थान पे रहा है। तो इस संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं कि कैसे इसमें क्या बदलाव आए हैं। तो भूटान को रखा गया है प्रबंधन की श्रेणी में, आप देखेंगे। और इस संदर्भ में शीर्ष स्थान के क्रम की अगर हम बात करेंगे, तो शीर्ष क्रम की अगर हम बात करते हैं, तो शीर्ष क्रम की चर्चा देखेंगे। ये शीर्ष है, भारत देखेंगे कौन से है, 86 स्थान पर है। भारत कौन से है, 86वें स्थान पर है, और न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, न्यूजीलैंड को देख सकते हैं, न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान दिया गया है। बस यही छोड़ दें। प्रबंधन के मामले में जाएंगे तो भूटान के संदर्भ में। ठीक, अब आर्थिक जो है स्वतंत्रता सूचकांक 2021 देखेंगे। तो सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसका वाशिंगटन आप देखेंगे डीसी जो है विचार मंच है, एक है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटक हैं, विधि नियम, ठीक है, सरकार की आकार, नियामक दक्षता, खुले बाजार, ये सभी आधार हैं। इनके भी सब पार्ट हैं। तथ्य देखेंगे 2021 27वां संस्करण, छोड़ इसको। अब ये देखेंगे विश्व के 184 स्वतंत्र देशों की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में, और हांगकांग और मकाऊ इसमें शामिल नहीं है। ये सब एक नजर। और ये भी देखेंगे 24 वर्षों में तक प्रथम स्थान पर रहने के बाद वर्ष 2022 में हांगकांग को पहली बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या था, लगातार इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 24 वर्षों तक कौन था, हांगकांग था। लेकिन 2020 में ऐसा हुआ, इसे दूसरा स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ है। और 5 देशों में सबसे पहला स्थान किसे प्राप्त हो गया है, तो आप इसे जाएंगे सिंगापुर पहले स्थान पर आप देखेंगे। और इस संदर्भ में अत्यधिक उच्च जो है आर्थिक जो है स्वतंत्रता सूचकांक स्कोरों के संदर्भ में स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली फ्री श्रेणी में शामिल, तो सिंगापुर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। बाकी आप छोड़ दें। इसके बाद 63 अर्थव्यवस्थाओं को गैर मोस्टली अनफ्री के संदर्भ में देखेंगे, तो आप इसमें क्या है, चीन और भारत ब्राजील के संदर्भ में जैसी अर्थव्यवस्थाओं को इस श्रेणी में रखा गया है। भारत मोस्टली अनफ्री के जो है कैटेगरी में है, प्राय गैर स्वतंत्र की श्रेणी में है, ये देख सकते हैं। इस क्रम में अगर बात करें सूचकांक में सिंगापुर क्या है, सिंगापुर अब पहले स्थान पर, सिंगापुर को विश्व की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। उत्तर कोरिया का संदर्भ देखेंगे, विश्व का सबसे आर्थिक रूप से कम स्वतंत्र तो कौन है, उत्तर कोरिया। और आप ये भी देखेंगे इस रिपोर्ट में 6 देश, लीबिया, इराक, लीबिया और लिंकेस्टाइन, सोमालिया, सीरिया, यमन को रैंक नहीं प्रदान की, छोड़ दीजिए। भारत के संदर्भ में इसमें कहा गया है आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में, तो ये दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के संदर्भ में, आप इसे देख सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में क्या हुआ, आप इसको इस लिस्ट से देख सकते हैं। सिंगापुर पहला, न्यूजीलैंड दूसरा। बाकी आप भारत के संदर्भ में याद रखेंगे तो भारत का इस स्थान में कौन सा, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता की फ्री की श्रेणी में, आप देखेंगे इस संदर्भ में देखेंगे। ठीक, ये 121 है भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब एशिया देखेंगे। भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र हैं जो भागीदारी का सह अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें, तो इसके संदर्भ में देखेंगे प्रथम एशिया पाक कांग्रेस की प्रस्तुति देखेंगे कहां की गई है, भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्ययन के संदर्भ में संकल्पना आई थी 2013 में ये। और जापान के देखेंगे संदोई जापान में आयोजित प्रथम एशिया पाक कांग्रेस
की जो है प्रस्तुति की गई थी। इसमें क्या है, संदेश चार्टर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए में एशिया में क्या है, संरक्षित क्षेत्रों के सम्मुख उपस्थित साझा चुनौतियों और उनसे निपटने हेतु अवलंबन सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। यही आपको याद रखना है, बाकी इसका यही कीवर्ड है। और इस 14 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित IUCN देखेंगे बर्ड पार्क्स जो है क्या किया जा रहा, कांग्रेस के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। अब इसमें लॉन्च के आपके संदर्भ देखेंगे कौन सा, ये भारत एशिया संरक्षित भागीदारी क्षेत्रों के संदर्भ में IUCN दक्षिण एशिया के कार्यालय के साथ किसी AP का सदस्य संगठन जारी किया जाता है। ये सब छोड़ दीजिए। इसके साथ देखेंगे IUCN द्वारा भारत सरकार को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को AP का नया सह अध्यक्ष को चेयरपर्सन है। ये आप देखेंगे 3 वर्षीय कार्यकाल है इसका 2023 तक। 21 सरकारी संगठन सदस्य हैं। AP 2 एसोसिएट सदस्य, इंटरनेशनल सेंटर एंड इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के एशिया सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी, ये सभी भारत के संदर्भ। अगर म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है आप जानते होंगे इससे, बस ये पूछा जाए तो कौन है, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को बहुमत हासिल हुआ था। संसद की कुल कितनी सीटें, 476 सीटों में से 396 सीटें मिली। और देखेंगे ये नल्ली की है जीत 2000 आम चुनाव की सबसे बड़ी जीत थी, जबकि सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को 2000 आम चुनाव 33 सीटें प्राप्त हुई। और नवंबर 2020 के सेना के प्रदर्शन खराब रहा, जिसके चलते सेना ने नागरिक चुनाव पर चुनाव के बड़े पैमाने पर का नागरिक सरकार पे कह दिया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कि जो है चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। संघीय चुनाव आयोग ने प्रांतों में सेना के द्वारा लगाए गए किसी भी भ्रष्टाचार से इनकार कर दिया। अब स्मरणीय तथ्य क्या है, आप देखेंगे म्यांमार की सेना क्या नाम है, टाट मदाब, ठीक है, को ने अबदस्त कर दिया। किसको, सेना टाट मदाब देखेंगे ने किसे, आंग सान सूकी की नेतृत्व वाली नागरिक सरकार को। तो ये पूछा जाए कि क्या है, तो टाट मदाब जो है म्यांमार की सेना ने अबदस्त किया है। सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति मिंट इसबे और सेना कमांडर इन चीफ मिन आंग हाई में केंद्रित हो गई हैं। तो म्यांमार की सेना का नाम जो है दिया गया है टाट मदाब, इसे याद रखेंगे। अब आगे बात करेंगे इस संदर्भ में स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के संदर्भ में 21 को सैन्य देखेंगे शासक मिन आंग हाई ने स्वयं को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया है। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में भी देख सकते हैं क्या है, जो है एशिया प्रशांत निजी स्वास्थ्य सूचकांक व्यक्तिगत सेवा के क्षेत्र में प्रगति को देखते हुए सूचकांक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये कार्य किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं इसलिए एक बार बताए दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे एशिया प्रशांत के 11 देशों को शामिल किया गया है। श्रेणियां आप देखेंगे 4 श्रेणियां, स्वास्थ्य सूचना, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, निजीकृत प्रौद्योगिकी और नीतिगत संदर्भ के संदर्भ में। अब देखेंगे प्रथम देश कौन है इस सूचकांक में, तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत के स्थान की चर्चा है तो यही आपको याद रखना, आप इस रैंक को याद रखें और इस रैंक को याद रख लें, बाकी आप छोड़ दें इस संदर्भ में। आगे बात करेंगे भ्रष्टाचार बोधगम्यता सूचकांक, देखेंगे 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रतिवर्ष क्या कर रही है, भ्रष्टाचार सूचकांक के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दे रही है। और ये भी देखेंगे क्या है, हाँ, भ्रष्टाचार के संदर्भ में 2 चीजें हैं, देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है रैंकिंग और इसमें 180 देश हैं। 0 से 100 अंकों का विस्तारित पैमाने पर किया जाता है। 0 का यहाँ अर्थ है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि 0 से 100 अंक हैं, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। ये आप याद रखेंगे इतना। आगे बात करेंगे इस संदर्भ में, ये देखेंगे सूचकांक की अगर बात होगी तो सूचकांक में डेनमार्क और न्यूजीलैंड
संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर। कौन से? डियन कहेंगे डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और जबकि सोमालिया की बात होगी तो सोमालिया आपको समझ सकते हैं, सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान देखेंगे कौन है? संयुक्त रूप से सबसे निचले स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में इसे देखेंगे, दो स्थान एक साथ प्रथम पे हैं कौन? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, सोमालिया और दक्षिणी सूडान देखेंगे अंतिम में संयुक्त रूप से हैं। तो प्रथम में संयुक्त रूप से डेनमार्क, न्यूजीलैंड, अंतिम में संयुक्त रूप से कौन है? सोमालिया, दक्षिणी सूडान। आगे चर्चा देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में अगर इसकी स्थिति तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में दिखाया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। भ्रष्टाचार जो है सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 5 देशों के संदर्भ में हमने बताया क्या है? संयुक्त रूप से इधर है और संयुक्त रूप से इधर हैं। इसीलिए देखो पहली रैंक प्रदान की, दूसरी रैंक किसी को नहीं प्रदान की गई, फिर तीसरे रैंक पे आ गए। इसी रैंक में आप देखेंगे दोनों एक साथ हैं, इसलिए इन्हें देखा गया। और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि भ्रष्टाचार सूचकांक आप देखेंगे बोध के संदर्भ में तो 2020 में भारत का स्कोर आप देखेंगे जो है भारत 86 स्थान पर है। आप ये भी देख सकते हैं भारत के साथ और कौन कौन है, एक नजर देख लें। तुर्की, त्रिनाद और नहीं तुर्की, भारत के साथ कौन कौन है? तो भारत का स्थान देखा आपने कौन सा? भारत का स्थान हुआ 86 नंबर पर। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके साथ कौन कौन है? तुर्की, त्रिनाद टोबैगो, तिमोर लिस्ते, मोरक्को, बुर्किना फासो, ये सभी इस संयुक्त रूप से भारत के साथ में खड़े हैं। तुर्की, त्रिनाद एंड टोबैगो, तिमोर लिस्ते, मोरक्को और बुर्किना फासो। आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि 86 है, पहले स्थान रखा गया था 19 में देखेंगे इसमें 80 स्थान पर था। 20 में भारत की रैंक में गिरावट दर्ज की गई है, ये भी देखेंगे। पड़ोसी देशों के स्थानों में चीन आप देखेंगे 78 पे है, श्रीलंका 94 के स्थान पर है और अफगानिस्तान आप देखेंगे तो क्या कर रहा है? अफगानिस्तान पाकिस्तान 124 में। तो इस संदर्भ में नेपाल ये सब छोड़ दीजिए, बस भारत की रैंक आपने देख ली, बहुत है। भारत के साथ कौन कौन है, एक दो देश याद रखेंगे तो याद आ जाएगा आपको। अब जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक के संदर्भ में जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 चर्चा का विषय पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक जिसे कहते हैं विश्व के विभिन्न देश और भूभागों में देखेंगे संबंधित मौसमी घटनाएं जैसे कहते हैं बाढ़, सूखा, लू, गर्म हवाओं के चलते क्षति का आकलन करता है। ये जर्मनी स्थित एक पर्यावरणीय शोध संस्थान है, जर्मन बास द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 जारी किया गया है। आप देखें इस संदर्भ में प्रतिबद्ध जारी किए सूचकांक का 16वां संस्करण इस संदर्भ में देख सकते हैं। इसमें है क्या? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास जो है प्रतिकूल मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो पूछा जाए आपसे कौन है, तो जब मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहमास जो है मौसमी घटनाएं हैं जो है आप देखेंगे वेदर इवेंट्स के संदर्भ में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ होते हैं, इस संदर्भ में यहाँ बताया गया है। आप उल्लेखनीय है कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी जो है किस है, जो है प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात इडाई का प्रकोप झेलना पड़ा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि इडाई कहाँ पे आया था, तो इडाई 2019 में देखेंगे क्या है, तो एक प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और प्रचंड है तो किस श्रेणी का होगा? 4 की श्रेणी में जाएगा लगभग, ये भी जानते होंगे। इस संदर्भ की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अफ्रीका के इतिहास में सर्वाधिक खतरनाक जो कहते हैं जो है अफ्रीका के सर्वाधिक खतरनाक जलवायु परिवर्तन आपदाओं में एक घोषित किया था। किसे? इडाई से जो घटनाएं घटी थी आप देखेंगे इस संदर्भ में कहा है कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी को एक प्रचंड चक्रवाती तूफान आया था इडाई से जो घटना घटी उस संदर्भ में ये बोले थे। अब 2019 के मौसमी घटनाओं में प्रभावित 100 देश तो उन्हें आप देख सकते हैं उसमें दिया ही हुआ है। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास ऊपर ही दिया है। जापान भी आते रहते हैं, आप देखेंगे जापान में सबसे ज्यादा क्या है?
जो है भूकंपी घटनाएं देखने को मिलती हैं। देखें द्वीपीय देश है। आगे देख सकते हैं इसमें भारत के स्थान की अगर बात करें तो भारत को इसको 10 देशों में 7वें स्थान पर है। बस प्रतिकूल मौसमी घटनाओं में देखेंगे और उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखेंगे, में से 6 चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी आप देखेंगे बेरी सर्व रहे हैं। सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात आप देखेंगे फानी जिसे बोलते हैं चक्रवात साइक्लोन फेनी या फानी देखेंगे। इससे कितने 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। तो ये 2019 की घटना है जिनमें मई 2021 फानी आया था 28। ये संख्या आपसे कभी भी पूछी जा सकती है आगे पीछे करके, याद रखिएगा इसे। तो 28 मिलियन लोग शामिल हुए थे। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र ने जो है नाभिकीय हथियार प्रतिबंधित संधि लागू कब हुई थी, इस संदर्भ में देखेंगे। क्योंकि ऐसा एक घटना में आपने देखा होगा कि एक जो आया था कौन सा सुनामी आई थी। तो सुनामी के संदर्भ में काफी दिनों बाद, मतलब आप ये समझ सकते हो कि वो घटना के लगभग 5, 6, 10 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस के आरओ में एक क्वेश्चन है या अदर जगह कि कौन से प्रदेश भारत के सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इस संदर्भ में इसे याद रखें कि कभी भी जैसे 2019 की घटना है, इस संदर्भ में ये लोग आगे पीछे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। यह ध्यान रखें। तो इसी को आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू करने के संदर्भ की बात है। तो इसे देखेंगे 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्यकारी रूप से अंगीकृत किया गया है। देखेंगे इस संदर्भ में 24 अक्टूबर को होंडुरास के संदर्भ में अगर बात करें, 24 अक्टूबर 2020 को होंडुरास संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूएन TPNW का समर्थन करने वाला 50वां देश बन गया। देखेंगे कौन, होंडुरास है। ये याद रखना, पूछा जाए 2020 में। और इसके साथ ही इस संधि को लागू करने के लिए न्यूनतम 50 पक्षकारों का समर्थन प्राप्त हो गया है। न्यूनतम चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हो गई। न्यूनतम 50 सदस्य चाहिए थे और 50वां सदस्य जो है होंडुरास हो गया। इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस संदर्भ में। तो देखेंगे कि स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि यूएन आप देखेंगे। हाँ, यही है संधि। ठीक, क्या है पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? यूएन TPNW जो है लागू हो गई है। याद रखना, यूएन TPW पूछा जाए लागू हो गई है। ये भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की इस नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि पर आप देखेंगे 20 सितंबर 2021 तक 86 देश हस्ताक्षर और 55 देशों ने अनुसमर्थन कर चुके हैं। धातव्य संधि पर 50वां अनुसमर्थन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कौन सी 75वें वर्षगांठ पर। ये सब छोड़ दीजिए। इस संधि के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार संधि में शामिल सभी देश नागरिक नाभिकीय हथियारों के विकास, परीक्षण, विनिर्माण और तथा इनकी जो है क्या प्राप्ति, अधिग्रहण या स्टॉक नहीं करेंगे। ये संधि ये भी कहता है कि आप संधि में शामिल होने वाले अनुच्छेद कह रहा है इस संधि के तहत कि शामिल सभी देश क्या होंगे, हथियारों का ना विकास करेंगे, ना परीक्षण में विनिर्माण, ना अन्यथा इसकी प्राप्ति करेंगे, ना या अधिकरण या स्टॉक भी नहीं करेंगे। नाभिकीय हथियारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण नहीं करेंगे। ये भी करेंगे नाभिकीय विस्फोटों की तैनाती करने, प्रतिष्ठित करने या परिनियोजित करने का काम भी प्रतिबंधित करती है। और संधि में 86 हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन कौन है? तो देखेंगे इस संदर्भ में भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश जो हैं इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे भारत इस देश में शामिल नहीं है। आप इसे देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि बांग्लादेश, मालदीव इस पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन दोनों कर चुके हैं। इस संदर्भ में देखेंगे ग्लोबल फायर पावर सूचकांक के संदर्भ में याद रखिएगा, यहाँ भारत अभी इसमें क्या है, नहीं हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है। याद रखिएगा इस संदर्भ में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021
तो ग्लोबल फायर पावर जो है नामक संगठन विश्व की 140 अधिक सैन्य शक्तियों से संबंधित है, ये देखेंगे, प्रकाशित करता है। जीईपी के संदर्भ में देखेंगे द्वारा जारी रैंकिंग जो है प्रत्येक राष्ट्र की पारंपरिक संसाधनों द्वारा थल, जल एवं वायु में शुद्ध लड़ने की संभावित आधार हैं ग्लोबल फायर जो है पावर के संदर्भ में। और इसमें जीरो से जितना निकट होता है वह राष्ट्र शुद्ध युद्ध क्षमता के संदर्भ में उतना शक्तिशाली बताया गया है, जो सबसे ज्यादा जीरो के निकट होगा, किसमें? ग्लोबल फायर पावर के संदर्भ में। तो देखेंगे इस संदर्भ में कौन है, इस सूचकांक में अर्थव्यवस्था सूचकांक में तैयार करने में किसी राष्ट्र की परमाणु जो देखेंगे युद्ध क्षमता को शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है, याद रखना परमाणु क्षमता नहीं शामिल है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 140 देश, भारत का इसमें देखेंगे स्थान चौथा स्थान है। देखेंगे भारत 0 से 4 स्थान जिसे कहते हैं 0.4 पे है, याद रखना। तो 0 के सबसे नजदीक नहीं है, 0.4 के संदर्भ में देखेंगे, इस संदर्भ में 0.4 के संदर्भ में होगा। ग्लोबल फायर पावर देश के संदर्भ में देखेंगे, इस संदर्भ में देखिए रैंकिंग दी है, स्कोर कैसे रहा होगा। तो अमेरिका के संदर्भ में पहला है, तो रूस दूसरा है, चीन तीसरा है, याद रखिएगा। भूटान इसमें सबसे अंतिम पायदान में है। तो देखेंगे भूटान का क्या है, भूटान इसमें सबसे भूटान एक स्थल देश है जिसके चलते देश के पास इसके पास अपनी नौसेना नहीं है। तो इस संदर्भ में मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखेंगे, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में देखेंगे ये मानव 2020 18 के आंकड़े, और ये भी देखेंगे वाशिंगटन डीसी, कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता पर क्या करते हैं, सूचकांक जारी है। 5 देशों की देशी में जाएंगे, ये छपाई सबसे ज्यादा एसडीआई पूछता, लेकिन यहाँ आप देखेंगे मानव स्वतंत्रता है, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता किसको मिली है, सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड को प्राप्त हुई है, दूसरा स्विट्जरलैंड को है। एचएफआई 2020 में भारत 111वें स्थान पर है, ये भी देखेंगे। इस संदर्भ के साथ ये भी देखेंगे वर्तमान संस्करण में भारत जो है व्यक्तिगत है, भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 100 कौन है 10वें नंबर पर है। वर्तमान 2020 में 111वें स्थान पर है, तो 2020 के संदर्भ में ही है ये आंकड़ा। और ये देखेंगे अगर ये 2020 के संदर्भ में है, इन्होंने वर्तमान संस्करण मतलब ये 2020 और वर्तमान संस्करण अगर दिया है तो 111वां फिर 110, तो इसे देखेंगे वर्तमान संस्करण इसका कोई नया आया है, उस संस्करण की बात हो रही है। और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्थान पर है, ठीक है। 2 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। इसमें देखेंगे टाइम्स मैन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर की घोषणा टाइम्स पत्रिका द्वारा 1927 सबसे पहली बार पर्सन ऑफ द ईयर परिप्रेक्ष्य देखेंगे इस संदर्भ में दिया गया है। और जिन्हें 1900 टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस संदर्भ में देखेंगे ऑनलाइन अगर बात करेंगे 2014 से 16 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन लीडर्स पोल किया विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। अब देखेंगे इस संदर्भ में स्मरणीय तथ्यों में कि 10 दिसंबर 2020 को अमेरिका की जो पत्रिका है टाइम्स द्वारा 2020 के टाइम्स ऑफ द जो है पर्सन की घोषणा। और यहाँ के कौन है जो 46वें राष्ट्रपति हैं, ये भी पूछना किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, 46वें क्रम के राष्ट्रपति कौन, जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें 1932 में टाइम्स पर्सन ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। रूजवेल्ट को कुल 3 बार इसमें दिया गया है, ये भी याद रखेंगे टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर। रूजवेल्ट के बाद अब तक 9 व्यक्ति पहली बार देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के पश्चात टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इस संदर्भ में देख लें, बस ये याद रखना 2020 के संदर्भ में किसको है, पुरानी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाकी बात करेंगे आगे ये व्यक्तियों के संदर्भ में देखेंगे हैरी ट्रूमैन, लिंडन डी जॉनसन, जिमी कार्टर, इन सभी के संदर्भ में देखेंगे। देख सकते हैं भारतीय मूल के संदर्भ में देखेंगे कौन है, अन्वेषक हैं, भारतीय वैज्ञानिक अन्वेषक हैं
तो 15 वर्षीय गीतांजलि राव को जूम ऐप पर अपने पर्यवेक्षण, विचार मंथन और अनुसंधान संवाद स्थापित करने विशिष्ट क्षमता के आधार जोड़ने के लिए टाइम्स द्वारा प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो बच्चों के संदर्भ में आप देखेंगे भारतीय मूल की जो गीतांजलि राव हैं इनको दिया गया है, याद रखेंगे इन्हें, बाकी आप छोड़ दें। आगे बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो इसमें भी देखेंगे प्रकाशन रूप 2005 से 57 देश हैं। यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण का प्रदर्शन का मूल्यांकन तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 4 श्रेणियां हैं। तो देखेंगे इसमें ग्रीन हाउस गैसेज है, नवीनीकरण ऊर्जा है, कुल उपयोग ऊर्जा उपयोग है और जलवायु नीति है। जर्मन बास कैन इंटरनेशनल और तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021। इन देशों में आप देखेंगे शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी अपना स्थान नहीं बना सका है, और क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इस संदर्भ में देखेंगे CCPI 2021 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीडन लगातार चौथे बार जलवायु परिवर्तन के मामले में अग्रणी देश। आप देखेंगे कौन जो है स्वीडन के संदर्भ में रखा गया है। आप अग्रणी है लेकिन 3 में नहीं है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के बाद स्वीडन चतुर्थ क्रम में प्रथम स्थान है। याद रखेंगे यूरोपीय संघ स्वीडन सहित 13 देशों के जो है उच्च रैंकिंग रेटिंग समूह है। इस संदर्भ में देखेंगे G20 समूह के मात्र 3 सदस्य देश इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम और भारत, यूरोपीय यूनियन। तो एक क्वेश्चन कि G20 जो है आपकी कहाँ सबमिट होती है वो भी देखेंगे, लेकिन यूनाइटेड भारत इसका सदस्य देश है G20 समूह का, ये याद रखेंगे। ठीक है, G7 का सदस्य नहीं है आप देखेंगे, लेकिन भारत G3 जैसे सदस्य कई G3 के संदर्भ में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे क्षेत्रीय रूप से संगठन बने हुए हैं। इस संदर्भ में भी आप देखेंगे। इस संदर्भ के आगे बढ़ें तो इसमें आप इसकी अगर हम बात करें इसके भारत देखेंगे CCPI में जो है 10वीं रैंक है, याद रखें बस 10वां स्थान है। इसमें भारत की रैंकिंग में 1 स्थान की गिरावट है, ये याद रखें। पिछली बार 2020 में देखेंगे तो 9वां था। और इसमें देखेंगे 4 श्रेणियां में कौन कौन सी हैं। तो पहले है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, ये आधार हैं। अब बात करेंगे वैश्विक जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। रिपोर्ट में ये भी देखेंगे 1970 से 2019 के बीच आतंकवाद के जो है वैश्विक प्रभाव एवं प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण है। और ये भी देखेंगे स्मरणीय तथ्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 153 देशों में वैश्विक जनसंख्या के आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें ये छोड़ सकते हैं वर्ष 2019 में तालिबान विश्व का सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी देश है। आप देखेंगे किसे रखा गया, तालिबान को रखा गया है। अफगानिस्तान सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इस संदर्भ में ये क्वेश्चन आतंकवाद प्रेजेंट टाइम में चर्चा का विषय भी है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आप देखेंगे जो है वैश्विक आर्थिक क्षति जो विगत वर्ष की तुलना में कितने रही है, इस तालिबान को इसमें घोषित किया गया है। ठीक है, प्रभावित देश अफगानिस्तान के संदर्भ बस यही छोड़ेंगे। उज्बेकिस्तान के साथ आप देखेंगे सबसे कम प्रभावित देश देखेंगे वर्ष 2 उज्बेकिस्तान जो है इस स्कोर के साथ सबसे कम प्रभावित उज्बेकिस्तान को रखा है। भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब बेलारूस को आतंकवाद में अप्रभावित श्रेणियों के देश में रखा गया। तो सूची देख लें। अफगानिस्तान याद रखें क्योंकि क्या है वहां अभी घटना भी ऐसी घट गई है। भारत को भी इस स्थान में क्या है आप देखेंगे 8वें स्थान पर रखा गया है। याद रखिएगा प्रभावित देशों की श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है तो अफगानिस्तान हुआ है, फिर इराक, नाइजीरिया के। अगर हम बात करेंगे अफ्रीकी देश में नाइजीरिया है। ठीक है, आप याद रखेंगे
अफ्रीकी देश के संदर्भ में नाइजीरिया रखा गया है। भारत के संदर्भ में देखेंगे भारत का स्थान 8वें नंबर पर प्रभावितता में। ठीक है, इस संदर्भ में इसे देखेंगे। भारत 8वें स्थान पर रखा है 2019 की रैंकिंग में। ये सब छोड़ दीजिए, ऊपर हमने बता दिया आपको। अब देखेंगे उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण देख सकते हैं। क्या कह रहा है उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण? उमंग ऐप कह रहा है आपसे कि भारत सरकार का एक उमंग क्या है, भारत सरकार का एक एकीकृत है, सुरक्षित, बहुचैनल, बहुभाषी, बहुसेवा मोबाइल ऐप है उमंग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यही याद रखेंगे कौन है, तो इसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर यह ऐप तैयार किया है, जो है एनसीजीडी के तहत ऐप केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा प्रदत्त एवं अन्य गैर नागरिक केंद्रीय सेवाओं को प्रदान करने सभी भारतीय नागरिकों को एकल मंच के संदर्भ में है। स्मरणीय नवंबर 2020 को उमंग ऐप की 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। आप इसे भी देखेंगे। उमंग ऐप के 3 वर्ष क्या हुए पूरे होने पर आप देखेंगे इस संदर्भ में। आगे देखेंगे कि इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी अब लॉन्च हो चुका है, और ये भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ने विदेश मंत्रालय के समन्वय के साथ ये तैयार किया है। अब देखेंगे जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूए अब अंतर्राष्ट्रीय है तो उसे सेवा उपलब्ध कराएगा। इसमें फायदा क्या होगा? भारतीय छात्रों, आप्रवासी भारतीय विदेशों से, भारत से विदेश आने वाले पर्यटकों को विशेष रूप से मददगार मिलेगी। विदेश में इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब वैश्विक रिश्वत जोखिम जो सूचकांक की बात करें अगर, तो इसके साथ साथ आप देखेंगे वैश्विक रिश्वत लेने के संदर्भ में पहली बार 2014 में प्रकाशित है रिपोर्ट। और ये देखेंगे सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक जो है और गोर्थेनबर्ग विश्वविद्यालय, विश्व आर्थिक मंच सहित जुड़े बंदे, इससे जुड़े हुए मंच वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 रिश्वतरोधी मानक जो है निर्धारण संगठन है, ट्रैक के संदर्भ में ये काम कर रहा है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा है कि ये क्या है। ठीक है, ट्रैक के संदर्भ में आप इसे जाएंगे तो 194 देश हैं, और ये भी देखेंगे ट्रेस रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है क्या कहते हैं, जो इसके एक मापन क्या करेगा, इसमें डेनमार्क, बस याद रखो 2020 में डेनमार्क की श्रेणी में सबसे शीर्ष पर रहा है। अंतिम पायदान पे आप देखेंगे उत्तर कोरिया के आप देखेंगे जो है अंतिम स्थान पर है, तो डेनमार्क और कोरिया याद रखेंगे। और भारत को 194 में देखेंगे, इसमें 177वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के संदर्भ में अगर बात करें। ठीक, भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में 100 देखेंगे 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। बस इसी के साथ इसे छोड़ सकते हैं, तो आप इसे देखें। ठीक, रिश्वत में कौन है? 77वां स्थान है, याद रखना। 2019 में कौन था? 2019 में ये 78वें स्थान पर था। लेगाटम समृद्धि सूचकांक क्या कह रहा है? लेगाटम समृद्धि सूचकांक कहता है 2020 जो है इसके समृद्धि का मापन करता है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि 12 स्तंभों के अंतर्गत इसमें किया गया है। बहुत सारे संकेतक हैं, ये भी छोड़ दीजिए, जैसे सुरक्षा, संरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश का माहौल और उद्यमिता की शर्तें, बाजार की पहुंच, अवसंरचना और आर्थिक गुणवत्ता के संदर्भ में अगर हम देखें इस संदर्भ में, अब देखेंगे इस संदर्भ में क्या स्मरणीय तथ्यों के संदर्भ में लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक में प्रथम स्थान पर लेगाटम, तो देखेंगे डेनमार्क। ठीक है, आप देखेंगे इस संदर्भ में। और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे नॉर्वे पहले था, लेकिन 2000 बस ये याद रखना कि 2020 में डेनमार्क, इससे पहले नॉर्वे था। न्यूजीलैंड एशिया प्रशांत समूह सबसे समृद्ध। भारत के संदर्भ में अगर रैंक की बात होगी तो भारत का स्थान 101 नंबर पर है। भारत 101, ठीक है, यही भारत है। तो ये आप देखेंगे इसमें लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा इस संदर्भ में, तो अपनी भारत ने अपनी समग्र जो है रैंकिंग में विगत वर्ष की अपेक्षा 3 स्थानों की गिरावट दर्ज की। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसने देखेंगे विगत जो है गिरावट होने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने
जो है 41 रैंक का सुधार किया हुआ है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन अलग से आपसे बन सकता है। तो इस संदर्भ में देखेंगे भारत की, देखेंगे 2019 में 98 रैंक पर था, मतलब देखेंगे 3 या 4 रैंक ऊपर नीचे खिसक गया इस संदर्भ में। आगे देखेंगे बर्ड टैलेंट रैंकिंग, किसमें देखेंगे तो ये काम कौन कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बर्ड कॉम्पिटेटिवनेस सेंटर बर्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 संस्करण। IMD ने बर्ड टैलेंट रैंकिंग के 3 कारण, निवेश और विकास, तत्परता, अपील, 3 आधार बताए हैं। तीनों आधारों की बात करेंगे तो बर्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रति व्यक्ति उच्चाई वाली आप अर्थव्यवस्थाओं में जाएं तो बर्ड टैलेंट देखेंगे इस संदर्भ में कौन सी है। पहला देश टैलेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, दूसरे जगह देखेंगे डेनमार्क में है। और इस संदर्भ में भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत इस संदर्भ में 62 नंबर पे है। आप देखेंगे इस सूचकांक में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, वही चीज फिर रिपीट की है इन्होंने आप इसे। और भारत के संदर्भ में आप देखेंगे इसमें भारत 3 पायदान नीचे जाते हुए देखेंगे। पहले ये देखेंगे कौन से 2020 के संदर्भ में अगर बात करें तो कौन था इस सूचकांक में 63 देश आप देखेंगे भारत का स्थान तो 62 स्थान पर है। आप याद रखेंगे रैंक 2020 और 2019 कितने अंक की गिरावट हो रही है आप देख सकते हैं, 3 पायदान की क्या कर रहा है, ये गिरावट कर रहा है। याद रखना 3 पायदान नीचे गया है, 62वें रैंक पे है, छोड़ सकते हैं। आगे बात होगी इस संदर्भ में एंडोरा IMF का 190 सदस्य घोषित किया गया है। कौन है एंडोरा देखेंगे, हाँ तो एंडोरा के संदर्भ में अगर हम बात करें क्वेश्चन है आपके सामने, एंडोरा IMF का 190वां सदस्य राष्ट्र घोषित है। अब एंडोरा में क्या हुआ है देखेंगे, न्यू हैम्पशायर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित हुआ है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, तो क्या होगा आप देखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आया है और IMF की बात हो गई है। ध्यान रखिएगा, इसे इतिहास की तरफ ले चले चल रहे हैं। तो एंडोरा जो है 9वां सदस्य बना है IMF का, और IMF क्या है आप देखेंगे आयोजित संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में आयोजित जो है अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर हाइट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली और भुगतान संतुलन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण की आवश्यकता की पेशकश की गई थी। आप इसे देखेंगे इस क्रम को, तो इस क्रम की बात होगी। तो इस संदर्भ में आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देखेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ये अस्तित्व में आता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी तो देखेंगे पेशकश की थी जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर व्हाइट द्वारा ये पेश की थी। इनको आप आर्थिक मंदी 1929-30 के दौर की 27 की मंदी पता होगी इस संदर्भ में। और आप ये भी जानते होंगे कि संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण की अब संरचना पेश की गई जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में अस्तित्व में आ गई थी, ये भी देखेंगे। और ये देखते हुए आप ये भी जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में अस्तित्व में आया IMF के वर्तमान निर्देशक, ये भी आप नोट करके जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाँ IMF के वर्तमान निर्देशक कौन है, बुल्गारियाई अर्थशास्त्री हैं। देखिए बुल्गारियाई की अर्थशास्त्री है कौन, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा ही चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, ये नियुक्त के संदर्भ में 2019 से पद पर हैं। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को IMF का इकोनॉमिक काउंसलर, रिसर्च एंड डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कौन, गीता गोपीनाथ को। ये IMF की इस समय कौन है, इकोनॉमिक काउंसलर हैं तथा रिसर्च डेवलपमेंट डायरेक्टर के पद पर हैं।
ये चीज भी आप याद रखेंगे। इस संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो ये भी देखेंगे स्मरणीय तथ्यों में 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ एंडोरा देखेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का देखेंगे कौन कोष का 190वां सदस्य है। एंडोरा द्वारा IMF के सदस्यता हेतु आवेदन 2020 में किया गया था। एंडोरा का प्रारंभिक जो है कोटा आप देखेंगे IMF में आप देखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट जिसे कहते हैं SDR, ठीक है। SDR के संदर्भ में भारत का क्या वहां योगदान है, इस संदर्भ में भी आप क्वेश्चन देख के जाएंगे। तो इस विशेष आहरण अधिकरण जिसे SDR के रूप में जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो इतना रखा गया है और न्यूनतम $1 मिलियन लगभग, ये न्यूनतम जो $1 मिलियन है न्यूनतम कह रहा है सॉरी, देखेंगे गातव्य से पूर्व नौरू जो है 190 जो बना था 16 में। एंडोरा फ्रांस स्पेन के बीच एक स्थलबोध देश है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भी के संदर्भ में पूछ लेगा, ठीक है, कि भैया बताइए जरा स्थल दिवस कौन है, कहाँ का है, किन देशों के बीच का ये देश है, किन दोनों देश के, फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, एक लैंड लॉक्ड एरिया जो है एंडोरा, आप देख सकते हैं इसे मैप पे। अब बात करेंगे इस संदर्भ में यूरोप में स्थित छठा सबसे छोटा देश, अपने छोटे क्षेत्र के रूप में स्थित सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। याद रखना सबसे छोटा होने के बाद अब माइक्रो स्टेट सबसे बड़ा यूरोप का। एंडोरा यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है किंतु यूरो मुद्रा प्रयोग में लाता है, याद रखना। कजाकिस्तान की बात होगी तो कजाकिस्तान क्या है, CICA का नया अध्यक्ष जिसे बोलते हैं सीका। तो सीका एशिया में शांति सुरक्षा स्थिरता को बढ़ावा देने के सहयोग कर गठित एक बहुराष्ट्रीय मंच है। 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है सत्र 47वां था। कजाकिस्तान के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जो है नूर सुल्तान नजरबायव द्वारा सीका नामक संगठन को मूर्त रूप देने का विचार प्रस्तुत किया था। तो किसका विचार है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ क्षेत्रीय संगठन का सचिवालय जो है कजाकिस्तान के ही नूर सुल्तान में अवस्थित है, याद रखना। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे तजाकिस्तान द्वारा सीखा जिसे कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, सीका की अध्यक्षता कजाकिस्तान के पास है, इस समय सौंपी गई है। कजाकिस्तान का कार्यकाल 2022, कजाकिस्तान का पद 18-20 तजाकिस्तान रहा। कजाकिस्तान देखेंगे सीका अध्यक्ष छोड़ दीजिए, पुराने समय की चीजें नहीं चर्चा करेंगे। आगे बात करेंगे भारत 1999 में सीका की शुरुआत से ही इसका सदस्य है। तो भारत इसका सदस्य देश है, याद रखिए। इसमें 8 देशों को क्या है जो है सीका सदस्य देशों की संख्या 27 है। 99 में सीका की जब शुरुआत हुई थी तो इसके संस्थापक क्या सदस्य शुरुआत से ही इसका सदस्य है। आगे बात होगी संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष पूरे हुए हैं 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा। कब, 24 जून 1945 को कौन सा यूएन चार्टर द्वारा किए गए। तो पोलैंड जो कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका था, बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त रूप से 51 सदस्यों द्वारा जो है मूल 51 संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य बना। तो देख सकते हैं कि जो 50 संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 वर्ष पूरे होते हैं, घटना 1945 आप देखेंगे, ठीक है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में जानते होंगे 24 अक्टूबर के रूप में जानते होंगे, ये सभी घटनाएं आपको पता होंगी। अब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की चर्चा आपको भली भांति परिचित होंगे कि चीन, फ्रांस, तत्कालीन सोवियत रूस जिसे वर्तमान रूस और यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। अधिकांश तथा अन्य अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन क्या किया गया था। अनुसमर्थन के संदर्भ में बात करेंगे तो ये देखेंगे किए जाने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। और इससे पहले घटना हो चुकी थी, देखेंगे क्या नाम कि 5 अक्टूबर 1992 में नहीं, ये देखेंगे 5 अक्टूबर की बात कह रहे हैं, जो 24 जून की बात, ये यूएन चार्टर पे हस्ताक्षर पहले 24 जून को हुए थे कि पहली बार यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर देखेंगे तो 24 जून 1945 के संदर्भ में याद रखेंगे 50 प्रतिनिधियों में किए गए थे। देखेंगे पोलैंड इसमें ऐसा कौन सा सदस्य नहीं शामिल हो चुका था, देखेंगे इस संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। ये हिस्टोरिकल क्रम के संदर्भ में क्वेश्चन है कुछ। अब 48 से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। और ये भी देखेंगे 75वीं वर्षगांठ है किसके, इसकी
यूएन चार्टर की और संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक दिवसीय उच्च स्तरीय आयोग की बैठक है 15 से 30 सितंबर 2020 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में किया गया। यूएन महासभा का 75वां सदस्य इस संगठन के इतिहास में किसी अन्य शस्त्र को बिल्कुल अलग है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बात करेंगे तो कोविड-19 महामारी के कारण 75वें सत्र के दौरान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेशों को क्या किया, महासभा के उच्च स्तरीय जनरल डिबेट का शिरकत छोड़ दीजिए, विषय याद रखिए। ठीक, विषय के संदर्भ में याद रखेंगे इसका विषय क्या था। ठीक, तो विषय है द फ्यूचर वी वांट द यूनाइटेड नेशंस वी नीड रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव जो है कमिटमेंट टू मल्टीलैटरिज्म, यही इसकी थीम था। आप इस डिबेट का थीम था, आप इसे याद रखेंगे। द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड रिफॉर्मिंग आवर जो है कलेक्टिव कमिटमेंट एंड मल्टीलैटरलिज्म। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, 75वें महासभा की अध्यक्षता। तो देखेंगे वोल्कान बोजकिर ने की थी। ये तुर्की के राजनयिक थे, या भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। महासभा की अध्यक्षता तुर्की पहले नागरिक, ये तो पूछ लिया जाएगा, बाकी ये ना पूछा जाए तो बात अलग है। अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो ये भी देखेंगे कि आयोजित महासभा के उच्च स्तरीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है, ये भी देखेंगे। और ये देखेंगे 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महाजैविक जो है क्या किया, 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन भी हुआ है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे जो है यूनाइटेड नेशन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी का आयोजन भी हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में जैव विविधता अभिसमय CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकार देशों ने जो है मंत्र स्तरीय प्रतिनिधियों में भाग लिया। ये तो खैर कॉमन सी बात है। आगे अगर हम बात करेंगे तो वहां इस संदर्भ में हाँ, इसका CBD का थीम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि CBDB का थीम क्या है। ठीक है, ये थीम है आपका, विषय है सतत विकास है जैव विविधता पर अविलंब कार्रवाई, मतलब अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस संदर्भ में देखेंगे केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की एक डाक स्मारक भी जारी किया है, आप इसे भी देखेंगे। अब ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के संदर्भ में देख सकते हैं क्या कह रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा IMD इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिंगापुर में ठीक ये काम किया है। डिजाइन प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय SUDTI सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के संदर्भ में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। और ये भी देखेंगे कि इस ग्लोबल आर्थिक और तकनीकी मापदंडों शहरों के क्रम की रैंकिंग निर्धारित की गई है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, अब रैंकिंग पे आ जाते हैं तो सिंगापुर ने अपने आप को सबसे पहला स्थान स्वयं दिया है, इस देखेंगे। और इस संदर्भ में दूसरे स्थान पे देखेंगे सिंगापुर आया, और सूची में 4 भारतीय शहरों के संदर्भ में सूची, तो हैदराबाद देखेंगे पहले इस सूची में। हैदराबाद क्या हो रहा, हैदराबाद पहले स्थान पर आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज के रूप में। दूसरा नई दिल्ली आप देखेंगे स्मार्ट सिटी रेटिंग। मुंबई जो है ये स्मार्ट सिटी रेटिंग है, CC ग्रेडिंग है, ये याद रखना। तो आपको रैंक याद रखनी है, ये हायरार्की कि हैदराबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु, 4 शहर हैं इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो हैदराबाद तो याद ही रखेंगे, बाकी भले भूल जाओ लेकिन हैदराबाद याद रहे। ठीक है, अब्राहम समझौता क्या है, अब्राहम समझौता कह रहे हैं क्या, द्विपक्षीय संबंधों को पूर्णतः सामान्य करने हेतु इजराइल किसके बीच है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक शांति समझौते की घोषणा की गई है, जिस घोषणा का नाम है अब्राहम समझौता।
आप इसे देख सकते हैं। इसके संदर्भ में बाकी आप देखेंगे बहरीन ने भी यूएई के अनुसरण करते हुए इजराइल के साथ समझौते पर घोषणा की दी है। तो आप देखेंगे जब ये चीजें आई तो क्या कर दिया, इजराइल के साथ जो है यूएई का अनुसरण किसने किया, बहरीन ने किया। बहरीन ने कर लिया है 1900, आप देखेंगे कब से 79 में मिस्र प्रथम अरब राजा जिसने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये तो हो गया हिस्टोरिकल और समसामयिक के संदर्भ में। अब बात करेंगे इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अरब देशों तथा संयुक्त अरब बहरीन ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों की स्थापना पर समझौते को अब्राहम समझौते में बहरीन भी जुड़ा है और यूएई भी जुड़ा है, इजराइल के साथ हुआ है। ये देखेंगे 1994 के बाद आप ये भी यहाँ, क्योंकि जब शुरुआत में हुआ तो ये दो देश थे, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ये भी याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें तीसरा देश भी बहरीन भी डाल दिया जाए तो आप इसको सही करके आएंगे, बहरीन इसमें है। अगर पूछा जाए अपने मूल रूप में, पूछा जाए जब पहली मतलब जब ये अपने मूल स्वरूप में आया था अब्राहम समझौता तो किन देशों के, तब तो आप दो ही मारेंगे। ये कहें अब ये प्रेजेंट टाइम किसके किन किन देशों के बीच ये लागू है तो बहरीन को जोड़ते हुए इस समझौते को जोड़ेंगे। आप देखेंगे अब्राहम समझौता। अब आगे बात होगी, इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के मध्य जो है, हाँ, अब अब्राहम का नाम दिया गया 94 का इजराइल अरब देशों के मध्य हस्ताक्षरित पहला समझौता, 94 इजराइल जॉर्डन के मध्य शाम समझौता और मध्यस्थता अमेरिका, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक, कोई काम की नहीं क्योंकि सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वाशिंगटन डीसी आप देखेंगे हुआ कहाँ था, ये पूछा जाए तो अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस में साउथ लॉन में आयोजित एक समारोह में अब्राहम समझौता तो बस वाशिंगटन में हुआ था, याद रखना कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में। बाकी आप छोड़ेंगे। अब देखेंगे इस क्रम में कितने लोगों ने किया है। आप देखेंगे अमेरिका, सूडान, इजराइल की घोषणा हो गई। ये भी देख रहे हैं कि कौन से, मोरक्को इजराइल के साथ जुड़ गया, मोरक्को इजराइल के साथ समझौता हो गई। तो बहुत सारे देश जुड़ते चले गए। आप देखेंगे अब्राहम समझौते का ये पार्ट होगा, इजराइल साथ समझौते की घोषणा जो इसके साथ हुई है। और क्या होगा, इस समझौते के माध्यम से पूरे विश्व में मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने में एवं आप देखेंगे जो है यरूशलेम में अलग अलग मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है जो प्रार्थना करने का रास्ता साफ हो गया। इस तरीके से हमने पूरा एक तरीके से एक पार्ट। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तीसरा पार्ट आप देखेंगे, इस पार्ट का है जिसे कहते हैं शिखर सम्मेलन। देख सकते हैं शिखर सम्मेलन की बात है अगर, हाँ, आपको शिखर सम्मेलन क्या क्या चीजें याद रखनी है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ था और सम्मेलन की थीम क्या थी, ठीक, यही याद रखना है, कहाँ हुआ था और इसकी थीम क्या है, यही आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। आप देखेंगे, चलते हैं पहले शिखर सम्मेलन इस पार्ट का, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और देखेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन घटना है सितंबर 2021, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के नाम से इसे जानते हैं। 21वीं बैठक कहाँ हुई, दुशांबे तजाकिस्तान, याद रखेंगे। और ये क्या है, हाइब्रिड प्रारूप, मतलब क्या, कोविड-19 चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसी तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने की। अब यहाँ के राष्ट्रपति का याद रखना है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमामोली रहमान ने। ये भी आप देखेंगे दुशांबे में भारत के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री ये जो है एस जयशंकर ने किया। ये आप देखेंगे इस रूप में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन देखेंगे, एस जो है CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच घोषणा पत्र जारी हुआ है। आप देखेंगे खतरा पहले से इस पे था, तो इसी के संदर्भ में देखेंगे अफगानिस्तान में क्या हो, सितंबर में जब ये घटना देखेंगे तो अगस्त में जब ऐसी घटना घटी तो अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ है। इस पे हाइब्रिड होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है, आप देखेंगे। चौथा, इस संदर्भ में आप सीख सकते हैं, हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, हालांकि पता होगा, कजाकिस्तान के अस्ताना, जिनका बर्त नाम क्या है, नूर सुल्तान, ये आप याद रखेंगे। अस्ताना कजाकिस्तान क्या है, ये बर्त नाम जो है मूल में आयोजित हुआ था, अब इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया है। और नूर सुल्तान क्यों कर दिया गया, अभी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो शिखर आयोजित के संदर्भ में भारत पाकिस्तान एससीओ पूर्णकालिक सदस्य हैं, दोनों को एक साथ मिली हुई है सदस्यता, ये देख सकते हैं। इस प्रकार एससीओ में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने विधिक, तकनीकी और प्रशासनिक इकाइयां प्रारंभ हुई हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्या है, ईरान को एससीओ में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि वर्तमान में क्या है, एससीओ के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी को 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। 4 पर्यवेक्षक देश, 6 भागीदार देश हैं, ये सभी छोड़ दें। बस याद रखना दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। और इसके साथ अब 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। तो ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है, आप देखेंगे भारत की अध्यक्षता में हुआ है सम्मेलन, तो आप इसे याद रखना। जब भारत में हुआ है अध्यक्षता में, तो आप देखेंगे तीसरा अवसर था, भारत ने मेजबानी की है। ये दूसरा अवसर भारत नरेंद्र मोदी शिखर ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो भारत में हुआ है। और ये भी देखेंगे इससे पूर्व 2016 में गोवा में आयोजित किया था। 13वें ब्रिक्स केंद्रीय विषय क्या था, आप इसे देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखा कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन आप इसे देख सकते हैं। इसके मुख्य विषय पे आते हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स जो है कोऑपरेशन फॉर कनेक्ट जो है कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस के संदर्भ में है। तो यही आपको याद रखना, इसका केंद्रीय विषय क्या था। केंद्रीय विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। आप देखेंगे या ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन एंड कंटिन्यूटी और कंसोलिडेशन और कंसेंसस के रूप में था, ये भी आप जानते होंगे इसका विषय। अब उल्लेखनीय है बस 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है। ब्रिक्स की जो है 15वीं वर्षगांठ है, याद रखेंगे, और इस विषय में दर्शाया गया था। अब ब्राजील, ठीक, अब इसमें किन किन क्षेत्रों को दर्शाया, क्योंकि भारत ने अध्यक्षता की, ब्रिक्स का नाम है, तो बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, सतत विरोध, विकास विरोधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, और देखेंगे लोगों के माध्यम से मेल मिलाप करना। 13वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर नेताओं नई दिल्ली घोषणा पत्र देखेंगे, नई दिल्ली घोषणा पत्र 13वां ब्रिक्स। अब देखेंगे इस संदर्भ में ब्रिक्स के तहत ये भी देख लिया। एजेंसियों में आप देखेंगे क्या हुआ, ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने हेतु क्या किया है, एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे ब्रिक्स एयरलाइंस ऑन ग्रीन टूरिज्म की बात। एलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म क्या कह रहा है, एक पहल है, आप इसे देखेंगे। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, आप देखेंगे ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स देशों की एक नई पहल है। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण केंद्र मंत्रालय ने भारत में तैयार गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की है, आप इसे भी देख सकते हैं। ब्रिक्स
ARP विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत विकास कृषि को बढ़ावा देने के माध्यम से क्या किया जा रहा है, विश्व में भूख, अल्पोषण, गरीबी और असमान मुद्दों पर निपटने को हेतु सहयोग प्रदान करेगा। अब छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 के संदर्भ में देखेंगे तो इस संदर्भ में हमने क्या देखा, ब्रिक्स के संदर्भ में चीजें दिखी, तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी भी हैं, याद रखना। ब्रिक्स नए अन्य नहीं पहल में क्या है, तो इसे देख सकते हैं, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म देखेंगे, और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच आप इसे देख सकते हैं, और तीसरा आप देखेंगे कृषि विकास कल्याण मंत्रालय ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की है। ठीक है, इसे देख सकते हैं, ब्रिक्स ARP के संदर्भ में देख सकते हैं, और अब ये भी देखेंगे छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 के संदर्भ में रूस के शहर व्लादिवोस्तोक फॉर द ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइसलैंड ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच का सम्मेलन 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में किया जा रहा है। तो छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन है, ये छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन की चर्चा है। इसमें देखेंगे कहाँ, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न वेस्टर्न जो है फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइसलैंड के संदर्भ में देखेंगे। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व विश्व के देखेंगे कौन सा, इस स्थापना का सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रसारित करने हेतु रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी। पुतिन के डिक्री सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु क्या है, नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है, क्या बही रहता है, यही इसका प्रमुख बिंदु था। पूछा जाए कि नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है, क्या बही रहता है, क्या है, तो ये सुदूर छठा पूर्वी आर्थिक मंच का सम्मेलन है, या रूस की पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार हेतु रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन की डिक्री द्वारा की गई है। इस संदर्भ में देखेंगे तो सुदूर पूर्व क्या है, अब इसमें दिखाया गया सुदूर पूर्व एक नई चुनौतियों और अवसर देखेंगे, द फार ईस्ट न्यू चैलेंज एंड, और कहेंगे जो है ऑपरेटाइम की बात हो रही है, बदलती दुनिया के संदर्भ में हमारी साझा जिम्मेदारी के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं, एक पूर्वी आर्थिक मंच के संदर्भ में है, या और इसके साथ ही इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो परिवर्तन के तहत दुनिया के सुदूर पूर्व अवसर के लिए इसे दिखा दिया जाएगा कि क्या है इसका केंद्रीय विषय, कि परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर के संदर्भ की बात होगी, और इस सम्मेलन में बात होगी। तो इस सम्मेलन में हम बात करेंगे कि इस सम्मेलन में 25 देशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आप ये भी देखेंगे, और इसके अतिरिक्त कर्मचारी व्यापारी समूह के सहित 4000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन, कजाकिस्तान इसके प्रतिनिधियों के रूप में शामिल हैं। इस रूप में देखा, इस सम्मेलन की 3 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी नहीं मोदी हैं सॉरी, बोलते बोलते थोड़े शब्द या गला दर्द होने लगता तो कुछ आवाज में बदलाव हो जाता है, याद रखें। तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। आप इसे देखेंगे कि 2019 में सम्मेलन में नरेंद्र मोदी अतिथि के रूप में, आप केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने भाग लिया। पहली बार गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ONGC लिमिटेड की बात हुई। बहुत छोटी है, आप इसे याद रखें। रूसी व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी में हुआ, रस्किन आइसलैंड में आप देखेंगे इसका आयोजन हुआ। बहुत सारी चीजें थी। अब G7 शिखर सम्मेलन यूके के अध्यक्षता के देखेंगे, यूके की अध्यक्षता में कौन, कार्बिस बे कार्निवाल यूके में किया गया है ये, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है जी शिखर सम्मेलन, और कार्निवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी एक क्षेत्र है। 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से इसे मान्यता प्राप्त है। सेल्टिक राष्ट्र क्या होते हैं, मुख्य विषय इसका क्या था ये देख सकते हैं, बिल्ड बैंक बेटर क्या है, आप इसे देख सकते हैं, इसका विषय है, ठीक है, G7 का। और G7 को ISO 2021 के 2000 देखेंगे, ISO प्रमाणन है 20121 प्रमाणन, ISO 20121 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है जी शिखर सम्मेलन को।
और इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में दर्जा मतलब आमंत्रित किया था। G7 के संदर्भ में अगर बात करें तो G7 ने विकासशील देशों में कोविड-19 के टीकाकरणों के संदर्भ में आप देखेंगे बात की थी, और यही बात करेंगे अमेरिका, यूके द्वारा 250 और 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने के हेतु प्रदान की गई थी। इसकी बात की बात होगी फरवरी 2021 के संदर्भ में अब तक G7 द्वारा कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन खुराकें प्रदान की जा चुकी हैं। G7 के नेताओं के संदर्भ में आप देखेंगे, आप इसे देख सकते हैं इस सम्मेलन में 870 मिलियन, आप इसे याद रखेंगे, 1 मिलियन की बात है। इस प्रतियोगिता के तहत G7 नेता न्यूनतम 50% दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर के रूप में ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के सिद्धांत पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं 15% की दर से भुगतान करेंगी। ये सभी छोड़ दीजिए। G7 में एक चीन की बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव के प्रत्युत्तर में आप जाएंगे तो क्या किया है, इसके BRI के संदर्भ में एक नया G7 ने कॉन्सेप्ट लाया है। कौन सी? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। वही जो इसकी थीम के आधार पे देखेंगे, चीन की BRI की प्रत्युत्तर में कौन सी लाए? बिल्ड बैंक बेटर बैंक, तो B3W के संदर्भ में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक ढांचा है। आप B3W पहल के माध्यम से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन की राशि का उपलब्ध का प्रयास किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। इस डॉलर की राशि होगी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुसार। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इस वर्चुअल रूप से G7 शिखर सम्मेलन में आप देखेंगे संपर्क शास्त्रों के आधार पर भाग लिया है। यह दूसरा अवसर है। आप इसे देखेंगे क्या नाम कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। बाकी आप छोड़िए, ये आप देख सकते हैं G7 कहाँ हुआ था, इसका विषय क्या था, यही आपको याद रखना है, बाकी आप याद नहीं रखेंगे, ठीक। और G शिखर सम्मेलन का 19वां आप देखेंगे सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था, और कुछ को भारत को 19 में, ठीक है, गुडविल पार्टनर। अब हार्ट एशिया जो है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, उनका नमा मंत्रस्थित दुशांबे तजाकिस्तान, आप इसे देखेंगे, एक मंत्रस्थित सम्मेलन है। इसे आप इतना ही छोड़ दें। इसका ध्येय वाक्य याद रख लें, बस। ध्येय वाक्य है क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षा पर एवं स्थिर अफगानिस्तान हेतु सहयोग के संदर्भ में आप बात करेंगे। इस संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में बात होगी। इसके साथ आप देखेंगे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का उद्घाटन, आप इसे देखेंगे क्षेत्रीय भागीदार देशों के संदर्भ में है, इसे भी देख सकते हैं। इस संदर्भ में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की समृद्धि को बढ़ावा देना, इस संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। तो इसे देखेंगे ध्येय वाक्य मोटो क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया, सुरक्षित और स्थिर स्थापन पर प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करेंगे इस संदर्भ में, अमृतसर में देखेंगे भारत में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 6ठे मंत्रिमंडल सम्मेलन का आयोजित किया गया था, कब? 2016 के संदर्भ में। तो इसे भी देखेंगे, बस इसे आप याद रखेंगे, इसका ध्येय वाक्य क्या है, बाकी आप इसे छोड़ देंगे। आगे बात करेंगे संदर्भ में। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उल्लेखनीय है कि 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 अफगानिस्तान में प्रस्तावित है। इसे आप देख सकते हैं कि 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजन वर्ष 2022 के संदर्भ में इसे देखेंगे। अब क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है और पहली बार हुआ है। आप देखेंगे मार्च 2021 का ये क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आप देखेंगे कौन सा जो है, 4 देश हैं इसमें, कौन कौन से याद रखेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जापान और अमेरिका, ये और भारत इसमें आप देखेंगे पहले से हैं। तो इस शिखर सम्मेलन के उपरांत तो क्या है, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ। इस शिखर सम्मेलन के क्वाड नेताओं द्वारा द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की बात हुई, घोषणा की गई।
आप इस संदर्भ में देखेंगे कि इस पहल के उद्देश्य को वर्ष 2022 तक दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में अगर बात करेंगे, देशों कोविड-19 के टीकाकरण की 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं, इसे देखेंगे। और 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में आप देखेंगे कि अमेरिका में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में जो है व्यक्तिगत उपस्थिति वाले आप देखेंगे पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो वाशिंगटन डीसी में सितंबर में हुआ ही है, ये भी आप देखेंगे। एक महीने पहले 24 सितंबर 24 अक्टूबर को पेपर है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वाड समूह के आधिकारिक रूप से आप देखेंगे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, ये भी याद रखेंगे। और सुरक्षा संवाद है 4 देश, अमेरिका, ये देश भी पूछे जा सकते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के संदर्भ में। इस संदर्भ की पहले की अगर भूमिका की चर्चा करें 1 मिनट, तो आपको दिखाई पड़ेगी कि क्वाड नेताओं की पहले ही 2021 में ही एक देखेंगे फर्स्ट क्वाड लीडर समिट मार्च 2021 में दिख रही थी। ऐसे वीडियो सम्मेलन द्वारा किया गया था, कोविड-19 के दौर का दौर था। अब इसे क्या है, पहली बार आप देखेंगे ये सम्मेलन पूर्ण रूप से आपको आयोजित किया गया। द स्पिरिट ऑफ द क्वाड का नाम से शीर्षक संयुक्त वक्तव्य है, ये याद रखेंगे इसे। आगे हम बात करते हैं, हाँ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देख सकते हैं। तो विश्व विकास सतत शिखर सम्मेलन फरवरी 2021 के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 के माध्यम से किया गया था। इस विश्व शिखर सम्मेलन 2020 का संस्करण, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय हमारे साझा भविष्य को पुनर्वासित करना, सभी के लिए सुरक्षित वातावरण करना। आप इसे देख सकते हैं। आप रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल और प्रधानमंत्री नरेंद्र शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। पहली बार इस शिखर सम्मेलन की बात होगी तो शिखर सम्मेलन का आयोजन पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। और इसी तरह देखेंगे कि क्या है, पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी की बात होगी, आप देखेंगे कि इस तरीके की बात आप इसे कौन सा जो है विश्व जो सतत विकास सम्मेलन वार्षिक ट्रैक 2 की पहल है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 2001 से हुई होती है। 21वां ये छोड़ दीजिए। सम्मेलन का विषय क्या था इस बार का, ये आपसे एक बार चर्चा देख लेते हैं। तो इसे देखेंगे, इसका केंद्रीय विषय एक नशीले ग्रह की ओर एक सतत निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना, टुवर्ड्स रिसाइलेंस। देखिए, दो नशीले कह रहे हैं, लचीले लिखा है, मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूं क्योंकि फास्ट है। तो एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना, टुवर्ड्स एन रिसाइलेंस प्लेनेट। और देखेंगे इंसर्निंग एंड जो है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर के संदर्भ में इसे देखेंगे। और इस संदर्भ की बात होगी तो ये बात हम देख सकते हैं कि इस सम्मेलन के आप शिखर सम्मेलन की बात हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग संदर्भ में। यहाँ हमने बताया था इसका केंद्रीय विषय आप देख सकते हैं, हमारे साझा भविष्य को पुनर्वासित करना, सभी को सुरक्षित रखना। ये इस सम्मेलन का ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, ये भी है। तो इसका विषय ही पूछा जाएगा, याद रखना। सुरक्षित वातावरण के संदर्भ में चर्चा थी, इसका 20वां संस्करण आप इसे देख सकते हैं। अब पहली बार ये पूरी तरह डिजिटल है, ये भी देखते हैं। 2022 के संदर्भ में देख सकते हैं, 22 का भी संस्करण आयोजित हो जाएगा। 21वें संस्करण फरवरी 2022 संपन्न होगा। इसका केंद्रीय विषय भी आपको दिखाया गया, एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत जो है भविष्य को सुनिश्चित करना। तो दोनों थीम आपके सामने है। चौथा वन प्लेनेट समिट है, हाइब्रिड रूप का है, पेरिस में व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो पेरिस से संदर्भ में देख सकते हैं। इस संदर्भ पे आगे बात करें तो देखेंगे कि इस माध्यम के आकार की बात होगी तो जैव विविधता पर चौथे वन प्लेनेट परमिट की बात हो रही है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व आर्थिक बैंक जो है कौन सा आयोजन कहाँ फ्रांस द्वारा किया गया है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से। दो हैं वन प्लेनेट के संदर्भ में आप देखेंगे पेरिस में वक्तव्य जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और विषय क्या था इसका, विषय है आपका
प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर के संदर्भ में, ऐतिहासिक समझौते के संदर्भ में आप देखेंगे होने वाले 2 वर्षों बाद 12 दिसंबर 2017 को पहले वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया है। दूसरे वन प्लेनेट समिट का आयोजन 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। तो आप देखेंगे पहला समिट कहाँ हुआ था, तो पहला प्लेनेट समिट का आयोजन आप देखेंगे पेरिस समझौते के अंगीकृत होने के बाद 2017 को पहले वन प्लेनेट, दूसरा वन प्लेनेट सितंबर न्यूयॉर्क शहर, जबकि वन प्लेनेट समिट का तीसरा संस्करण अफ्रीकी देश में जो है केन्या में। ये सभी चीजें देख सकते हैं इन संदर्भ में। आप हाई एविएशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल के संदर्भ में देखेंगे तो हाई कोलिएशन के संदर्भ में अगर बात होगी, हाई एविएशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल के संदर्भ में अगर देखेंगे तो हाई एविएशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल्स, इस पहल को फ्रांस कोर्टिका द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखेंगे शामिल 2030 तक देखेंगे 30% स्थलीय और समुद्री पारतंत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तो पहल को फ्रांस के कोस्टिका द्वारा लॉन्च किया गया है। पहल के अंतर्गत देखेंगे शामिल देश के संदर्भ में अगर 2030 तक 30% स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सम्मेलन में है, और देखेंगे एग्जाम्पलरी मेडिटेशन इन 2030 के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। इसके कीवर्ड याद रखें, हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर नेचर द पीपल, जिसकी 2 पहले हैं आप देखेंगे प्लेनेट, और दूसरी प्लेनेट है जो क्या है इसी एग्जाम्पलरी जो है मेडिटेरेनियन इन 2030। और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी यूपीएससी पूछेगी, याद रखना। और इस बार नहीं आया है तो अगली बार नहीं तो अगली बार, याद रखिएगा। इस गठबंधन को फ्रांस, स्पेन और मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया है। जूठा तो नहीं किया था, पानी इसमें कम है लेकिन हम भर के लाए हुए थे। मेरा ब्रश चल रहा है, छोड़िए अभी। हाँ, तो हमने इसकी बात की। पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आप देखेंगे। इस संदर्भ में वन प्लेनेट की चर्चा हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे तीसरी आईएसए के संदर्भ में चर्चा। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे इस गठबंधन की 4 प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विकास, अत्यधिक मत्स्य ग्रहण, ओवर फिशिंग की समाप्ति आप देखेंगे, और समुद्री प्रदूषण से निपटारा, एकल प्रयोग प्लास्टिक की समाप्ति, समुद्री परिवहन का हरित जन। इन चीजों को पशुओं से उत्पन्न होने वाली नई बीमारियों के रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के उद्देश्य से फ्रांस में जो है प्रीजोड की बात हो रही है। प्रीजोड क्या है, जो है प्रीवेंटिंग जो और जोनोटिक और डिजीज जो है इमरजेंसी की पहल को लॉन्च किया गया है। प्रीजोड के तहत पर है, याद रखना। तीसरी आईएसए के संदर्भ में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये। आप इसका देखेंगे जो है मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है आईएसए की समिटी। आप इसे मतलब यूपी स्पेशल के भी संदर्भ में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और दूसरा कौन सा है आईएसए की, आप देखेंगे कौन सी, ये तीसरी पहली सभा देखेंगे कहाँ 2 अक्टूबर बाद से ग्रेटर नोएडा, दूसरी सभा अक्टूबर जो है, हाँ ये सभी सभाओं के संदर्भ में। तीसरी सभा के दौरान सदस्य देश आईएसओ के संस्थापक सदस्य भारत व फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष व सह अध्यक्ष चुनने के रूप में चुना गया है। इस संदर्भ में कुछ खास नहीं है, ठीक है, बैठक के संदर्भ में है, इसे याद रखिए। बाकी आईएसए के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के 4 नए उपाध्यक्षों का चुनाव आप इसे देखेंगे। फिजी और नाउरू एशिया प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, और मॉरिशस एवं नाइजर के संदर्भ में इसे देखेंगे। तो फिजी एवं नाउरू एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, मॉरिशस एवं नाइजर यूके, नीदरलैंड, क्यूबा, गुआना। आईएसए द्वारा विश्व सौर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक की स्थापना। आईएसए ने वैश्विक कंसल्टेंसी अर्नस्ट एंड यंग की साझेदारी इज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट के संदर्भ में बात की है।
इस संदर्भ में देख सकते हैं। हालांकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कुछ, हाँ, आईएसए के विस्तार के उद्देश्यों में 4 क्षेत्रों का मतलब फिजी, नौरू, मॉरिशस, नाइजर, यूके, नीदरलैंड और क्यूबा, गुयाना आईएसए द्वारा विश्व सौर बैंक का एक समर्थन किया गया है। इसे याद रखेंगे बस, ठीक। कर्नाटक कार्य सरकार द्वारा अधिक तैराकी की क्षमता लैस देशों की बात है। विश्व सरैया पुरस्कार क्रमशः एशिया प्रशांत क्षेत्र, जापान तथा यूरोप को अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया है। वैश्विक महामारी के मद्देनजर क्या है, आईएसए ने सदस्य देशों को आईएसए केयर्स के रूप में स्थापना की है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र ऊर्जा की तैयारी की जा सके। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि आईएसए भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य एक समझौते के तहत क्या कार्य कर रहा है, वन सन, वन बर्ड, वन ग्रिड, ये भी एक कार्य कर रहा है भारत विश्व बैंक के साथ। आईएसए देखेंगे जो है OSOWOG की पहल को क्रियान्वयन, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन, वन सन वन 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 ग्रिड के माध्यम से क्रियान्वयन, संबंधित सभी गतिविधियों तो आईएसए के नोडल एजेंसी, इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन जो है WSTC-TS के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में देखेंगे। इस संदर्भ की अगर हम चर्चा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन व फिक्की के संदर्भ में आप देखेंगे फेडरेशन एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन द्वारा आप देखेंगे बर्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल की आयोजन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में देखेंगे एक क्रांतिकारी खोज के लिए राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, डॉक्टर एम स्टैनली व्हिटिंगम, जॉन बी जो है गुडनफ तथा अकीरा एसिनो को संयुक्त रूप से दिया गया था। सोलर इम्पल्स फाउंडेशन जो स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बिनार्ड पक्काई ने भी इस सम्मेलन की हिस्सा लेकर गौरवान्वित किया। विश्व जो सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, आप इसे देख सकते हैं इस क्रम में कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है विश्व बैंक प्रौद्योगिकी से वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया है। आप देखेंगे इस सम्मेलन क्या है, आप आईएसए को तब फिक्की के द्वारा विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के तौर पर जारी किया गया। कौन था, WSTS को आईएसए और फिक्की के द्वारा किया गया, नाम दिया गया WSTS के संदर्भ में, और लिथियम आयन बैटरी की खोज के संदर्भ में है। और नोबेल पुरस्कार खोजे गए आप देखेंगे डॉक्टर एम स्टैनली, इस संदर्भ में इसे देखा है। इस तरीके से हमने देखा कि 2019 अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र है। और इसके बाद देखेंगे इस संदर्भ में कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की जो घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, तो कनाडाई संघ चुनाव 2021 के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। तो कनाडा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। थोड़ा